प्रोडक्शन वगैरह देखी थी और साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, जो कि ये जाहिर कर रही थी कि साउंड एक वेव होती है। और वेव कौन सी होती है, किस किस्म की वेव होती है, मैकेनिकल वेव होती है। और मैकेनिकल में उसकी कौन सी टाइप होती है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। और इससे मिलती जुलती हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टडी किया था। अब हम साउंड की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि वेव से मिलती जुलती ही होंगी, उनको बारी बारी जो है वो स्टडी करेंगे। इनमें पहली प्रॉपर्टी जो आप लोगों को आनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक आनी चाहिए, वो है लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई अगर आप लोगों को नजर आ रही हो। लाउडनेस क्या चीज है, लाउडनेस कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की, जिसकी वजह से या जिसकी मदद से आप क्या करते हैं कि आप एक लाउड और फेंट साउंड के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं कि वो लाउड है या फेंट है। लाउड साउंड क्या होती है, लाउड जो बहुत ऊंची होती है या बहुत उसके लाउडनेस उसकी, यानी आपके अगर स्पीकर में एक बात हो रही है तो वो लाउड होगी, और वही बात अगर मैं हल्की आवाज में करूंगा तो वो फेंट साउंड कहलाएगी। तो एक लाउड और फेंट साउंड के दरमियान फर्क करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं वो कौन सी है, वो है लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, अच्छा अब लाउडनेस ऑफ साउंड के बारे में मजीद आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने एक ग्राफ बनाए हुए और वो फैक्टर्स कुछ बताए हैं कि जिनके ऊपर लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है। उन फैक्टर्स को अगर आप देखें तो उनमें आपका सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या आएगा, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है नंबर ऑफ फैक्टर्स में। पहला फैक्टर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को कैसे हम समझ सकते हैं, फर्ज करें कि एक ड्रम, दो ड्रम है, एक ड्रम ये है, या इसको एक ही ड्रम को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक ड्रम है। आपने क्या किया कि आपने इसके ऊपर स्टिक से मारा तो इसके ये जो ऊपर पर्दा लगा हुआ होता है या इसके ऊपर ये जो शीट लगी होती है, इसके अंदर क्या होती है, डिस्टरबेंस क्रिएट होती है और आप तक क्या आती है, आवाज आती है। ऐसे ही है, अब अगर आपने इसे हल्का सा हिट किया तो आपको आवाज आएगी, और फिर आपने क्या करना है कि इसी ड्रम को उसी स्टिक से, लेकिन इस दफा जो है वो ज्यादा जोर से हिट करना है। जब आप ज्यादा जोर से हिट करेंगे तो आवाज कैसी आएगी, पहले की निस्बत ज्यादा ऊंची आएगी, ज्यादा जोर की आवाज आएगी, ज्यादा जो है वो लाउड साउंड सुनाई देगी। अब इन दोनों केसेस में अब हम इस पे गौर करते हैं कि जब आपने इसे पहली दफा हिट किया था तो फर्ज करें कि इसकी जो शीट है, जो ऊपर इसके पर्दा लगा हुआ होता है, उसके अंदर अंदर जो डिस्टरबेंस है, अगर ये ओरिजिनल पोजीशन थी तो वो कुछ इतनी हुई होगी। ठीक है, इतना नीचे गया होगा और इतना ऊपर आया होगा और साउंड प्रोड्यूस हुई होगी। लेकिन जब आपने इसे जोर से हिट किया तो फिर क्या हुआ होगा कि फिर ये जो डिस्टरबेंस है ये इससे ज्यादा नीचे तक आया होगा और वापसी में ज्यादा ऊंचाई तक गया होगा। यानी जब आपने इसे जोर से हिट किया तो इसकी जो वाइब्रेशन थी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो साउंड है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है जिसको आप देख रहे हैं, कि वो लाउड होगी या फेंट होगी। सही है। और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, आप लोगों को अगर थोड़ा सा याद हो कि हम लोगों ने एक ग्राफ किया था डैम्पिंग ऑसिलेशंस वाला, उसमें हमने कुछ इस किस्म का ग्राफ बनाया था कि पहले ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही थी, कम हो रही थी। और उसमें सिनेरियो क्या था कि आपके एक्स एक्सिस में टाइम आ रहा था और वाई एक्सिस में ऊपर से नीचे जो है वो क्या था, एम्पलीट्यूड था। अब जैसे जैसे टाइम ज्यादा हो रहा था और एम्पलीट्यूड क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अब हमने क्या करना है कि हमने ग्राफ के जरिए बताना है कि एक लाउड साउंड का ग्राफ किस तरह का बनेगा उसके एम्पलीट्यूड और टाइम के दरमियान, और एक फेंट साउंड का ग्राफ किस तरह का बनेगा। तो उसके लिए आपकी बुक में एक ग्राफ बना हुआ है, हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपका जो साउंड है, जो जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, अगर वो लाउड है तो आपके ये मीन पोजीशन है, इधर देखिएगा, ये ब्लैक लाइन मीन पोजीशन है, और ये जो वेव्स की ये बिल्कुल एंड पॉइंट्स हैं, ये उसके क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। और एम्पलीट्यूड क्या चीज होती है कि मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो पहली वाली लाउड वाली वेव का एम्पलीट्यूड अगर आप देखें तो वो ज्यादा है किसकी निस्बत, वो ज्यादा है क्वार्ट साउंड की निस्बत। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपने यही चीज दिखानी है कि जो लाउड साउंड है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है
क्योंकि लार्ज एम्पलीट्यूड होता है और जो क्वाइट है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, स्मॉल है। ठीक है, और एक और पॉइंट जो आप लोगों ने इसकी डायग्राम बनाते हुए ख्याल रखना होता है वो क्या है कि इन दोनों वेव्स का जो साइकिल्स हैं वो एक जितने हैं। ठीक है, वेवलेंथ वगैरह एक जितनी है। देखें जब वो नीचे से ऊपर आ रही है, ये भी उसी टाइम पे ऊपर और नीचे हो रही है, तो आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वगैरह चेंज नहीं करनी, सिर्फ उसकी एम्पलीट्यूड चेंज करना है, यानी सिर्फ इनकी हाइट कम या ज्यादा करनी है जिससे एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा होगा। सही है, सही है। अच्छा, तो ये आपका हो गया, और इन्होंने एग्जाम्पल इसमें जो दी हुई है उसको भी पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग रिलेट कर सकें। इस साउंड, अगर आप सितार की या गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको ज्यादा जोर से हिट करेंगे, तो उनके अंदर जो वाइब्रेशन हो रही है स्ट्रिंग्स की वो ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और आवाज भी ज्यादा लाउड होगी। इसी तरह एक ड्रम है, उसकी अगर आप उसको ज्यादा जोर से बीट करते हैं, फोर्सफुली करते हैं, तो उसकी जो मेम्ब्रेन थी ऊपर, जिसको मैं पर्दा कह रहा था, वो भी ज्यादा एम्पलीट्यूड से मूव करेगा, और आपके जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी वो लाउड होगी। सही है। अच्छा, अब लाउडनेस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उनमें पहला फैक्टर तो था, वो क्या था, वो एम्पलीट्यूड था। अब हम दूसरे फैक्टर के ऊपर आ रहे हैं, और दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। कि अगर मैं वही ड्रम के ऊपर जाता हूँ कि एक ड्रम है आपके पास इस साइज का, और एक और ड्रम है जो इसकी निस्बत थोड़ा बड़ा है, उसके जो ऊपर में ब्रेन है वो थोड़े बड़े साइज की है, तो दोनों को आप सेम फोर्स से, यहाँ से आपने फोर्स से हिट किया और सेम फोर्स से यहाँ से भी हिट किया, तो आवाज किसकी ज्यादा लाउड होगी, छोटे वाले की लाउड होगी ज्यादा। करके देखिएगा किसी से। हाँ, बड़े वाले की ज्यादा लाउड साउंड होगी, क्योंकि उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है उसका एरिया ज्यादा है। ठीक है, जब एरिया ज्यादा है तो वाइब्रेशन भी वो ज्यादा जो है वो करेगा, और उस ज्यादा एयर को डिस्टर्ब करेगा, और आवाज भी क्या होगी, ज्यादा लाउड होगी। तो जब एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग सरफेस, जिस सरफेस की वाइब्रेशन हो रही है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, उसका अगर एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो आपकी साउंड का की भी जो लाउडनेस है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यही बात उन्होंने ये पहले पॉइंट में लिखी, और आगे मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हैं, ट्यूनिंग फोर्क की भी दी हुई है और भी दी हुई है, इनको आप खुद रीड कर लीजिएगा। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि अगर मैं एक जगह पर बैठकर बोल रहा हूँ, एक बच्चा मेरे बिल्कुल करीब बैठा है, शेर का बच्चा, ठीक है, और एक बच्चा मेरे से बिल्कुल दूर बैठा है, तो मेरी आवाज ज्यादा ऊंची किसको सुनाई देगी, जो करीब वाला है उसको लगेगा मैं बहुत ऊंचा बोल रहा हूँ, और शायद वो कई दफा बर्दाश्त भी ना कर सके कि इतना ऊंचा बोल रहा हूँ। लेकिन जो दूर है उसको हार्डली मेरे कोई लफ्ज समझ आ रहा होगा। तो कहने का मकसद क्या है कि जब आपके सुनने वाले का डिस्टेंस वाइब्रेटिंग बॉडी से कम या ज्यादा होता है, तो उससे भी लाउडनेस के ऊपर फर्क पड़ता है। अब इन तीन बातों को मैं रिलेट कर रहा हूँ, लाउडनेस किन तीन फैक्टर्स पे, एक तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होने से, यानी एक्स की वैल्यू ज्यादा होने से लाउडनेस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। अब यहाँ पे एक्स के साथ आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, पिछले पॉइंट के साथ। इसी तरह एरिया ऑफ बॉडी, एरिया ऑफ सरफेस ज्यादा होने से भी इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ज्यादा होता है। और इसी तरह अगर लाउडनेस जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी जो है वो ज्यादा होगा, तो लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। तो हम उसको 1/d लिख सकते हैं कि अगर आप डिस्टेंस को d ले रहे हैं, तो d ज्यादा होने से लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। सही है, ठीक है सर। अच्छा, आप लोगों के जो बॉक्सेस हैं नाइन्थ वालों के, तो उन्होंने आउटराइटली लिखा हुआ है कि रिवाइज सिलेबस में के जो बॉक्सेस वगैरह के क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, आप लोगों के नोट तो नहीं लिखा हुआ, मेरा ख्याल है आप लोगों का भी शायद। हाँ, क्योंकि अगर ना होता तो लिखा हुआ होता है, इसलिए। आपकी टीचर्स तो वैसे ही खतरनाक हुई। ठीक है, कर लीजिएगा, एक एक बॉक्स से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो टॉपिक से रिलेटेड ही होता है, तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। अब आगे चलते हैं दूसरी करेक्टरिस्टिक के ऊपर। दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या है, दूसरी करेक्टरिस्टिक है, अच्छा, यहाँ पर एक और फैक्टर है जो छुपा हुआ है। हमने तीन फैक्टर्स किए, एक एम्पलीट्यूड की है, उसमें और वो लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरा क्या किया है,
एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तीसरा क्या किया, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। एक और फैक्टर होता है, और वो फैक्टर क्योंकि हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन वो फैक्टर भी होता है, और वो फैक्टर क्या है, वो है फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर्स, कि सुनने वालों की कानों के हालात कैसे हैं, कि उसके कानों का कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा, या उसके कानों की कंडीशन कैसी है, इसके ऊपर भी लाउडनेस डिपेंड करती है। अगर कोई बंदा है उसके कान ज्यादा सेंसिटिव है, और एक बंदा है जिसके कान डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव वाले को हो सकता है साउंड क्या सुनाई दे, फेंट सुनाई दे, लेकिन जिसके कान सही हैं उसको वो लाउड सुनाई देगी। तो ये चौथी भी एक फैक्टर है, चौथा फैक्टर भी था, जिसके ऊपर जो है वो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में से एक करेक्टरिस्टिक कवर हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लाउडनेस कहते हैं। ठीक है हेरा,